बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज 16 अगस्त है, दिन है इतवार का, और आज की हमारी ये पहली वीडियो है। दोस्तों, आपसे एक माज़रत चाहता हूँ, कल प्रोग्राम हम नहीं कर सके। कुछ मेजर डेवलपमेंट्स हुई थी और कुछ दावे सामने आए। एक दावा ये जी कि शेर अफजल मरवत साहब कहते हैं कि इमरान खान की जनरल फैज़ हमीद से जेल के अंदर मुलाकात हुई, और जनरल फैज़ ने रिटायरमेंट के बाद जेल में इमरान खान से मुलाकात की थी, जिसकी वजह से डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल अकरम को गिरफ्तार किया गया। और उसके बाद क्या बना, आपको याद होगा कि जो एक सीक्वेंस था इवेंट्स का, डिप्टी सुपरिटेंडेंट को उसके घर से निकाल दिया गया, उसको नौकरी से निकाल दिया गया, और फिर उसके बाद उसकी फैमिली को उसके घर से बेदखल कर दिया गया। तो कुछ इस किस्म की डेवलपमेंट्स हुई, लेकिन जो जेल को कवर करने वाले सहाफ़ी हैं वो इससे इत्तफाक नहीं करते, और उनका ये कहना है कि जेल में किसी की मर्ज़ी के बग़ैर, यानी जहाँ से ये मर्ज़ी मिलनी है वहाँ की मर्ज़ी के बग़ैर आपकी ये मुलाकात नहीं करवाई जा सकती। अच्छा, इसमें अब एक ये दावा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये इब्तदाई दिन थे, और इब्तदाई दिनों के अंदर जेल की सिक्योरिटी और उसको किस तरह से डिज़ाइन किया गया था, ये ऑब्वियसली सुपरिटेंडेंट साहब के इख्तियार में था। लेकिन अब इसकी गवाही जिन लोगों ने खुद देखा, ये मुमकिन नहीं है कि इसको मज़ीद डिग आउट किया जा सके। तो इस हद तक ये सिर्फ एक दावा ही रहेगा कि जेल के अंदर फैज़ हमीद की मुलाकात जो है वो इमरान खान से हुई। दोस्तों, पाकिस्तान की सियासत के अंदर अब जनरल साहब का तो एक अपना एक एजेंडा था, इसके ऊपर हम कभी फिर तफसील से बात करेंगे। और मैं आज यानी 16 अगस्त 2026 को अगर हम एनालाइज़ करें पिछले 8 सालों को, 10 सालों को, तो आपको पता चलेगा कि इनके अपने एजेंडेज़ जो हैं, जब वो पाकिस्तान में सियासी जमातों के साथ खड़े होते हैं, यानी अपनी ज़ात का एजेंडा, तो उससे नुकसान अल्टीमेटली सियासत को होता है, जमहूरियत को होता है। और जनरल फैज़ हमीद का जो केस है वो अब आपके सामने है, और कोर्ट मार्शल और फिर जो कुछ भी हुआ वो भी पाकिस्तान की अब जमहूरी और सियासी तारीख का एक हिस्सा है हमेशा की तरह। तो ये जो दरवाजे जब खोले जाते हैं ना, तो उसका एक नुकसान होता है। और आज जनरल फैज़ हमीद की, यानी जो पॉलिटिकल माउथ पीस थे, जब पॉलिटिकल आवाज़ें थी पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने भी जनरल फैज़ हमीद का नाम लिया। उसके बाद जनरल फैज़ हमीद को किस तरह से जोड़ा गया वो भी आपके सामने है। लेकिन कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सीज़ मौजूद हैं, जिसकी बुनियाद के ऊपर ये तमाम आपको ख़बरें सुनने को मिलेंगी। तो जहाँ तक शेर अफजल मरवत साहब का ताल्लुक़ है, तो मरवत साहब ने ये एक दावा किया है। दोस्तों, अब आपको स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से मैं अपडेट ये कर दूं कि एक तो बनू के अंदर एक स्ट्रीट मूवमेंट आज हो रही है, और रात को इस पर तफसील से भी हम बात करेंगे कि लोग कितनी तादाद में। लेकिन देखिए, लोगों का निकलना वो तय है, और अब तक की जो इतलात आ रही हैं, पाकिस्तान में पंजाब में सबसे ज़्यादा लोगों ने रजिस्टर्ड करवाया है। अब देखना ही होगा कि रजिस्ट्रेशन का मामला और इसके साथ साथ लोग उस दिन कितने निकलते हैं, ये दो डिफरेंट किस्म के सिनेरियोज़ हैं। लेकिन लेट्स सी कि 27 सितंबर को पाकिस्तान की आवाम किस हद तक सड़कों पे होगी और क्या पैगाम ताकतवर हलकों को दिया जाता है। आपको दोस्तों मैं खबर ये दे दूं कि सुहेल अफरीदी की कौमी असम्बली के साबिक स्पीकर असद कैसर से मुलाकात हुई है, और 27 सितंबर के फैसला कुन 9 मार्च के हवाले से बात हुई। सिंध, बलोचिस्तान, गिलगित, आज़ाद कश्मीर से लोग निकलेंगे, उनको मोबलाइज़ किया जाएगा। 27 सितंबर के बाद फैसला कुन 9 मार्च के लिए 20 लाख से ज़्यादा लोग इकट्ठे करके इस्लामाबाद का रुख जो किया जाएगा। तो 20 लाख यानी 2 मिलियन के करीब लोगों का एक टारगेट जो है वो रखा गया है। अच्छा, इसमें ना एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये हुई है कि सलमान अकरम राजा साहब जो हैं, उन्होंने अब इस तहरीक को लीड करने का ऐलान कर दिया। सलमान साहब जो हैं वो ऑब्वियसली एहतजाज मटीरियल नहीं हैं, और ऑब्वियसली वो उस दिन को कोसते होंगे जब उन्होंने ये अल्फाज कहे थे कि मैं एहतजाज मटीरियल नहीं हूँ, मुझे ये बात मालूम है, और आज ये जुमला उनके गले पड़ गया। लेकिन सलमान साहब का एक इंटरव्यू ये कहते हैं कि 27 सितंबर को लाहौर से वो खुद लीड करेंगे, पंजाब निकलेगा, पंजाब किसी से कमतर नहीं, पंजाबी भी देख रहे हैं, लेकिन ये लीड करने का तसव्वुर ख़तरनाक है। हम आवाम के साथ मौजूद होंगे, लेकिन अब हर किसी को ये तसव्वुर करना चाहिए कि आवाम खुद लीड कर रही है। पाकिस्तान पर जुल्म और झूठ का मुकम्मल गलबा है। ये मुल्क एक ऐसी तारीख में डूब चुका जिसका मैं तसव्वुर तक नहीं कर सकता। पाकिस्तान इस वक्त बदतरीन खाई में गिरा हुआ है। आवाम की ताकत अब मुल्क को बाहर निकाल सकती है। 27 सितंबर को एक भरपूर निज़ामती तहरीक बर्पा हो जाएगी। मुल्क पर मुसल्लत झूठ का निज़ाम, जो कि आवाम के हाथों रिजेक्ट हो चुका, पाकिस्तान के निज़ाम में बुनियादी तब्दीली करना चाहता है, लेकिन ऐसी
तब्दीलियाँ करने का उनके पास मैंडेट नहीं। 18 अगस्त को हम अदालत जाएंगे, लेकिन अब अदालत से मुझे कतई तौर पर कोई उम्मीद नहीं। हम अपनी दलील लेकर जाएंगे। इमरान खान को 9 मई से कैद तन्हाई में रखा हुआ है और इस मुल्क के साथ मजाक हो रहा है। देखिए, आप ये जो बातें करते हैं ना कि इतने लोग निकलेंगे, निज़ाम गिर चुका और अब रास्ता सिर्फ एहतजाज के अलावा कुछ नहीं। देखिए, हर दौर में ये कुछ हुआ है। रजीम जब भी कोई आती है, चाहे वो जनरल अयूब की रजीम हो, चाहे वो मुशर्रफ की हो, या फिर उसके दरमियान जो लोग आए, या फिर ऐसे लोग जो पीछे से बैठकर जनरल परवेज़ मुशर्रफ के साथ जो है वो हाथ मिलाना नहीं चाहते थे और उनको एक टक्कर दी, हर बंदे ने अपने तौर पर ये काम किया। तो आज कोई नया काम नहीं हो रहा। ये इसकी लाइफ लाइन कितनी है, इसको कब तक हम देख रहे हैं, ये सवाल मैटर करता है। 8 साल, 10 साल, 15 साल, लेकिन उसके बाद चीज़ों ने एक दफ़ा दोबारा अपनी हसब नसब की तरफ लौटना है और ये कानूनी कुदरत है। क्योंकि हम जिस एवोल्यूशन से गुजरने की कोशिश करते हैं, हमारे यहाँ एवोल्यूशन तरक्की की मनाजिल तय नहीं करती। हमारे यहाँ एवोल्यूशन जो है घूम फिर कर उसी दायरे में जिसमें हम चक्कर लगा रहे हैं, उसी नुक्ते पर आकर हम खड़े हो जाते हैं। तो पाकिस्तान में जो इदारे, हमारी जो डेमोक्रेसी एज ए इंस्टीट्यूशन, वो वैसे एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस से नहीं गुजर रही। हाँ, इसके नाम बदल दिए जाते हैं, लेकिन कहानी, स्क्रिप्ट, किरदार आपको उसी तरह का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे, सिर्फ नाम बदलते हैं। सब कुछ वैसे का वैसे ही। आपका सिस्टम कोलैप्स कर गया, अब रास्ता नहीं है। जब भुट्टो साहब को फांसी दी गई तो उस वक्त भी लोगों को निकलना चाहिए था उस फैसले के खिलाफ, लेकिन लोग नहीं निकले, या लोग निकले तो जिस अंदाज में निकले उनको दबा दिया गया। उस वक्त तो खैर चीज़ें रिपोर्ट नहीं होती, तो आज तो रिपोर्ट भी हो रही हैं। लेकिन लोगों का निकलना क्या ताकत के ईवानों में खलबली मचा सकेगा, ये बुनियादी सवाल है। दोस्तों, 27 सितंबर के हवाले से आपकी एक्सपेक्टेशन यकीनन ये होगी कि 20 लाख लोग निकलेंगे, अडयाला की तरफ मार्च करेंगे और इमरान खान को रिहा कर दिया जाएगा। इस पर ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपका क्या ख्याल है। लेकिन एक चीज़ मैं इसमें ऐड कर दूं कि मेरे ख्याल में एक प्रेशर ज़रूर बिल्टअप होगा, और अगर ये इस्लामाबाद पहुंचते हैं और खून रेजी नहीं की जाती, मारा नहीं जाता, और अगर ये लोग समझते हैं, तो कम से कम इमरान खान को इस हद तक ज़रूर रिलीफ दिया जाएगा कि उनकी ख़ानदान के किसी फ़र्द से मुलाकात करवा दी जाए, या फिर उनको उनकी मर्ज़ी के डॉक्टर का एक एक्सेस दे दिया जाए। वो भी डिपेंड करता है कि कुछ ऐसा तो नहीं हुआ जेल के अंदर जिसको छुपाने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, अब ये जो उन्होंने कहा ना कि मैं लीड करूंगा, लेट्स सी कि वो लीड करते हैं या नहीं करते। एक और काम ये हुआ कि इमरान खान से मुलाकात करवाओ, वरना सोहेल अफरीदी साहब अपने एक जितने भी कार्ड्स हैं उनको एक एक करके इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें वफाक ने बजट से कबल खैबर पख्तूनख्वा से इजाफी रकम का तकाजा किया और 175 अरब रुपये बनता है इजाफी रकम की फरहमी को इमरान खान से मुलाकात और उनकी इजाज़त से मशरूत किया। उन्होंने कहा जी मुलाकात करवाओ तो फिर हम देखेंगे। अब एक और सवाल जो बहुत ही अहम है कि 28वीं तरमीम का जहाँ तक ताल्लुक़ है, तो सवाल ये किया जा रहा है कि क्या इमरान खान की मुलाकात होगी और उस मुलाकात के अंदर 28वीं तरमीम से मुतल्लिक सपोर्ट ली जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी मुलाकात, अपने मामलात, अपनी इमरान खान की रिहाई, ये देखें 28वीं तरमीम पूरे निज़ाम को तब्दील कर देगी, तो इससे कम से कम ये तो ज़रूर सवाल होना चाहिए कि हम इमरान खान की रिहाई और इमरान खान को एक सेफ़ एग्ज़िट दिया जाए, ये उनके साथ मामला तय किए जाएँ। अगर सिर्फ एक्सेस दे दें, इमरान खान को हस्पताल मुंतकिल कर दें, तो भाई हस्पताल मुंतकिल करने वाले कभी भी अडयाला जेल भी मुंतकिल कर सकते हैं, और इमरान खान को एक्सेस देने वाले एक्सेस दोबारा भी बंद कर सकते हैं। तो ये कोई रिलीफ नहीं होगा, ये उनका बुनियादी हक है। जहाँ तक एक्सेस की बात है और डील की बात है, पॉलिटिकल डील की बात है, तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने कार्ड्स बहुत ही समझदारी के साथ यूज़ करने चाहिए, क्योंकि 28वीं तरमीम के बारे में ये कह रहे हैं कि इसे तब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने रखा जाएगा। और इस्टेब्लिशमेंट के अंदर कुछ हल्के ऐसे ज़रूर हैं जो ये समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस्तेमाल करें। देखिए, ये तारीखों का लगना, एक बैलेंस जजेस का एक आपने जो बेंच बना दिया, कहीं ना कहीं ये सोच ज़रूर पाई जाती है कि अगर पीपल्स पार्टी हमारे साथ ऑन बोर्ड नहीं है और जहाँ तक नून लीग है अगर वो साथ चल रही है, तो हमें कुछ ना कुछ पॉलिटिकल फोर्सेस को अपने साथ लेकर चलना है और दोनों जमातों को इस तरह से डराया जाएगा जैसे आप बच्चे को डराते हैं ना कि बेटा सो जाओ जिन्न आ जाएगा, उसी तरह इन दोनों जमातों को भी सुलाया जा रहा है कि सो जाओ और जो हम कह रहे हैं करो, ख्वाब गफलत में रहो, नहीं तो इमरान खान आ जाएगा। अब दोस्तों सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एहतजाज की इजाज़त दी जाएगी या नहीं। तो राना सनाउल्लाह साहब ये कहते हैं कि आइन और कानून जो सियासी जमातों को एहतजाज की सहूलत देता है वो सहूलत PTI को हासिल नहीं है, क्योंकि PTI पर 9 मई का इल्ज़ाम है। मज़ीद उन्होंने कहा कि मुक़्तदरा ने अभी तक हुकूमत से नए सूबों पर कोई बात नहीं की और ना ही ये मामला अभी तक काबीना में ज़ेर बहस आया। नए सूबों की तजवीज़ को अवामी पज़ीराई हासिल नहीं होगी, यानी नून लीग खुलकर मुखालफत कर रही है कि सूबे नहीं बनने चाहिए। दूसरी तरफ अलीम खान कहते हैं कि वफाकी वज़ीर मवासलात
کہ سیاستدان ذمہ داریاں نبھائیں، نئے صوبوں کی اونرشپ لیں، اپنی چودراہٹ بچانے کی بجائے عوام کے مسائل کا سوچیں. تو آپ کو بھی ایک حصہ چاہیے نا. دیکھیں یہ جو کرسی ہے نا دوستو، یہ بڑی ظالم چیز ہے. آپ کا اگر سسٹم میں حصہ نہیں ہے نا تو آپ کہیں گے یار ایک نیا نظام کھڑا کر دو. اب علیم خان کا مسئلہ کیا؟ علیم خان جب تک پنجاب میں بزدار صاحب موجود تھے تو ان کے ہوتے ہوئے علیم خان پنجاب کے وزیر اعلیٰ نہیں بن سکے. ان کی پوری ایک پریس کانفرنس موجود ہے کہ آپ نے نیب کو میرے خلاف لگا دیا، اب تو میری خواہش بھی نہیں ہے یا میں بننا بھی نہیں چاہتا. تو اس پریس کانفرنس میں وہ بار بار کہتے رہے کہ اب کیا معاملہ ہے، مجھے کیوں گرفتار کروانے کی کوشش کی گئی. نیب کے ساتھ جو کیسز ان کے معاملات جو چل رہے تھے ماضی میں، جو انہوں نے عمران خان کے خلاف ایک پریس کانفرنس کی، تو ان کو ویسے تو وزیر اعلیٰ نہیں بنایا جا سکتا. ہاں یہ ایک طریقہ یہ ضرور ہے کہ اگر نیا صوبہ بن جائے تو اس میں، کیونکہ یہ استحکام پاکستان پارٹی جن کی یہ جماعت ہے، جنہوں نے اسے بنایا، جن کا یہ پروجیکٹ ہے، وہ چاہیں گے کہ ان کی جماعت کو، ان کے پروجیکٹ کو ایک ٹھکانہ ملے، یعنی گھر دلوانے کی تیاری کی جا رہی ہے. اگر ایک صوبہ بن گیا، وہاں پر علیم خان صاحب چیف منسٹر ہوں گے، اس صوبے کے معاملات وہ دیکھیں گے، تو انہوں نے یقیناً اس کو اپنے مقاصد کے لیے اس ترمیم کے اوپر وہ اپنا وزن ڈال رہے ہیں. اس سے پہلے بہت سارے ٹیلی ویژن چینل کے آنر بھی یہ کہہ چکے ہیں، کیونکہ ان کی بھی خواہش ہے کہ کم از کم وہ کسی صوبے کے گورنر ایٹ لیسٹ بن سکیں. تو وہ گورنر بننے کے لیے بھی کوششیں کریں گے، یا پھر ان کو وزارت اعلیٰ کے میدان میں وہ آنا چاہتے ہیں. تو میں آپ کو نا خبر یہ بھی دے دوں کہ نواز شریف صاحب کی مری میں گفتگو ہوئی اور انہوں نے کیا کہا کہ کشمیر میں جو ماحول بنا سب کے لیے باعث پریشانی ہے. یہ اس لیے ہوا کہ پچھلی حکومتوں نے اپنا فرض ادا نہیں کیا. ہم نے ہمیشہ مخالفین کے ساتھ اچھا سلوک کیا. سیاست میں مخالفتیں ہوتی ہیں، لیکن ان مخالفتوں کو دشمنی میں نہیں بدلنا چاہیے. اچھا میں آپ کو ایک لمحے کے لیے روکوں. بھائی آپ کی حکومتیں رہی ہیں، اگر آپ کہتے ہیں کہ پرانی حکومتوں نے کام نہیں کیا تو آپ رسپانسبل ہیں، لیں آنرشپ. اور اگر آپ کے اتحادی ان کی حکومت تھی پیپلز پارٹی کی، تو ان کی بھی آنرشپ آپ کو لینی پڑے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی ماضی کی کوتاہیوں غلطیوں کو جو کسی اور پر ڈال دیں. دیکھیں پاکستان میں دوستو، جب بھی لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ملک ترقی نہیں کر رہا، اور آپ کی جو پرانی حکومت تھی، نون لیگ کے پاس پی ٹی آئی کے سے پہلے پیپلز پارٹی کا ایک اندھا تھا، فیس تھا، جس کو وہ استعمال کرتے رہے. آج 4 برس ہو گئے اس حکومت کو آئے ہوئے آلموسٹ. آج آپ کے پاس کیا جواز ہے؟ کس کی وجہ سے یہ کارکردگی ٹھیک نہیں ہوئی؟ پہلے تو آپ کہتے تھے عمران خان بیڑا غرق کر کے اس ملک کا چلا گیا، لیکن اگر آپ اس ملک میں اس خاندان کو، ہاؤس آف شریف کی حکومت کا ہر ٹینیور اٹھا کر دیکھیں تو آپ کی حکومت تھی، آپ کے لوگ تھے، آپ کے بچے اب حکومت کرنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں. مزید جو لوٹ تیار ہو رہی ہے، اس میں اگر ملک ترقی نہیں کر رہا اور آپ کو نتائج نہیں مل رہے تو اس کی ذمہ داری آپ پر عائد ہوتی ہے. دوسری طرف دوستوں، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے یہ پروجیکٹس ہیں، ہر دور میں رہے، آج بھی ان کے پروجیکٹس چل رہے ہیں. لیٹس سی کہ 28ویں ترمیم کے اوپر ان کی ہاں ہوتی ہے، نکی جی ہاں ہوئے گی یا وڈی جی نہ ہوئے گی. لیٹس سی. ہم نے ہمیشہ مخالفین کے ساتھ اچھا سلوک کیا. کابینہ کا انتخاب میرٹ پر ہونا چاہیے. ہمیں اپنے منشور پر 100% عمل کرنا ہوگا. شہباز شریف کو کہوں گا کہ آزاد کشمیر حکومت کو ہیلی کاپٹر دیں. یہاں سارا پہاڑی علاقہ ہے، ہر جگہ پہنچنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ کہیں سڑکیں ہیں کہیں نہیں. بالکل ٹھیک ہے، آپ کے پاس ہیلی کاپٹر چھوڑیں جی، آپ F-16 میں آئے جایا کریں، جلدی پہنچ جائیں گے. جب جہاز کی بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی کہ دیر آر سو مینی پیپل ہو ڈیفینڈیڈ دس. یہ جو 11 ارب کا جہاز تھا کہ میڈم نے پہنچنا ہوتا ہے، جلدی پہنچنا ہوتا ہے، کبھی بھی کہیں بھی پہنچنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو آئی ووڈ سجیسٹ کہ وائی ناٹ F-16 JF-10 تھنڈر طیارے وہ کیوں نہیں ہم لیتے. اٹ از بیٹر فار دا پاکستان، فار دی گڈ گورننس اینڈ فار دی ایشورنس آف دا گڈ گورننس اف وی ہیو F-16 اینڈ شی ول بی دا فرسٹ وزیر اعلیٰ آف اینی پروونس جس کے پاس اپنا F-16 ہو، یا کم از کم سرکار کا وچ ہی از یوزنگ ٹو مانیٹر دا گڈ گورننس ان دا کنٹری. اینڈ آئی تھنک دس از اے ونڈرفل آئیڈیا. میرا خیال ہے کہ اس سے بہترین آئیڈیا نہیں ہو سکتا. جہاز پہ ہو پائے نا، جہاز پہ آپ بٹھائیں F-16 جہاز ان کو لے کر دیں، میاں صاحب کی خواہش پوری ہو جائے گی. اب میں آپ کو ایک بات تو، انسان نا زندگی کے حصے میں جب پہنچتا ہے نا تو اس کی بہت ساری خواہشات رہ جاتی ہیں. کہتا ہے یار کاش یہ بھی پورا ہو جاتا، یہ بھی پورا ہو جاتا، یہ بھی پورا ہو جاتا. تو آئی تھنک نواز شریف آپ کی پارٹی کا سرمایہ ہے، ان کی باتوں کو غور سے سنیں کہ ہیلی کاپٹر لے کر دیں، جہاز لے کر دیں. یہ بڑا آسان سا طریقہ ہے. آپ پبلک میں گئے، آپ نے پریس کانفرنس کی، آپ نے کہا کہ ہیلی کاپٹر ہونا چاہیے. ہم لوگوں تک پہنچ نہیں رہے، لوگوں کی آواز نہیں سن سکتے، مجمع میں شور بہت ہے، لہٰذا سب کو خاموش کرانے سے بہتر یہ ہے کہ ہم مجمع کے اندر اتر جائیں. آپ اتر کر دیکھیں، یا کم از کم آپ ہیلی کاپٹر لے کر دیکھیں. پاکستان گراؤنڈ ایک بنائی جا رہی ہے ہیلی کاپٹر لینے کی، اور آپ دیکھ لیجیے گا کچھ دنوں میں آپ کو ہیلی کاپٹر اڑتا ہوا نظر آئے گا.
तो मरीम नवाज़ की गुफ्तगू वो ये कहती हैं कि मुस्लिम लीग नून ख़त्म होती जा रही है। हमारे मुखालफिन ये कहते थे या मुस्लिम लीग कमज़ोर हो गई। अल्लाह ताला ने उन्हें बेहतरीन जवाब दिया, अगर किसी जमात का मुस्तकबिल रोशन है तो मुस्लिम लीग नून। पिछली कई दहाइयों से जितनी साजिशें मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ होती हैं, शायद किसी और जमात के ख़िलाफ़ नहीं हुई। मुझे अफसोस है कि इस बात का पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून पर धांधली झूठे इल्ज़ाम लगाए। पीपल्स पार्टी के लिए बल्तिस्तान में जीती तो धांधली की बात नहीं की, आज़ाद कश्मीर में हारी तो धांधली का इल्ज़ाम लगा दिया। वहाँ भी वैसे वो कर रहे थे। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो कहते हैं कि आप मरकज़ के अंदर भी फॉर्म 47 की पैदावार हैं और आप अपने हलकों को खुलवाएं। अगर आप पाकिस्तान के अंदर इन केसेस को खोल कर देखें, इलेक्शन पिटीशंस को, तो आपको दोस्तों बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स वहाँ पे नज़र आएंगी कि ये केस मेरिट पर नहीं सुने गए, टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर इनको फारिग करवा दिया गया कि लेफ़्ट राइट पे दस्तखत थे, राइट साइड पे दस्तखत थे। तो आज भी आवाम का एक मुतालबा तो है ना कि अगर इतनी हिम्मत है और तुम समझते हो कि तुम पाकिस्तान में एक लेजिटिमेट हुकूमत के मालिक हो या तुम्हारी हुकूमत है, तो इन हलकों को खोल दो। आपको याद होगा कि जब खान साहब ने दोबारा से तहरीके अपने लिए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए अपने आप को पेश किया तो वो पूरे इत्तेमाद थे। उन्होंने कहा अगर मुझे मिल गया ठीक है तो वज़ाइल को होम, लेकिन मैं ऐसी पार्लियामान में नहीं बैठूंगा जहां पर फैसले कहीं और से हों। और खान साहब को ये रियलाइजेशन हो गई थी कि हम अब एक ऐसी हुकूमत बनाएंगे जो हुकूमत पाकिस्तान में मेजॉरिटी हुकूमत होगी। एक ऐसी हुकूमत हम नहीं बनाएंगे विच इज़ योर हंग पार्लियामेंट। एक ऐसी पार्लियामेंट में हम जाएंगे जहाँ पे फैसले हम करें, और ये ना हो कि हमें एजेंसियों को कहना पड़े कि यार इतने बंदे पूरे करो, फलां को बुलाओ, क्योंकि ये एजेंसियाँ ही इन लोगों को पार्टी के अंदर डालती हैं और फिर वो क्या करते हैं, वो आपको ब्लैकमेल करते हैं। दोस्तों फिर मरीम नवाज़ ये कहती हैं, इट्स रियली इंटरेस्टिंग, इस पर आपने कमेंट भी करना है। पीपल्स पार्टी कश्मीर के अवाम से सड़कों का वादा ले इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि 17 साल से सिंध में उनकी हुकूमत है। वहाँ एक सड़क भी ऐसी नहीं जिस पर गाड़ी बासानी चल सके। बसों का वादा भी नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने सिंध में आवाम को बसें नहीं दी और लोगों की बस हो गई। पीपल्स पार्टी इल्ज़ाम लगाते हुए ये भी भूल गई कि कश्मीर में हुकूमत और इंतज़ामिया उनकी अपनी थी। वज़ीर-ए-आज़म और सदर भी वहाँ उनके अपने थे। धांधली का इल्ज़ाम लगाते हैं वक्त कुछ सोच ही लेते इल्ज़ाम लगाते वक्त कुछ सोच ही लेते। जब मैं इंटरव्यू ले रही होती हूँ तो और कोई कहे कि मैंने शहबाज शरीफ के साथ काम किया तो मैं आंखें बंद करके उसकी तकरीर कर देती हूँ। हमने प्रोटोकॉल एंजॉय नहीं करना। जदीद पाकिस्तान का एक ही बानी है जिसका नाम नवाज। देखें ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है मरीम, आप अपनी जमात के लिए करें जो कुछ आप कर रही हैं, ठीक है। इसमें लोगों के अपने कंसर्न है। हमारा कंसर्न फॉर्म 47 का है। हुकूमत आपकी नहीं थी। अगर आपकी हुकूमत आवाम की अब चॉइस होते तो ऑब्वियसली हम आपकी पॉलिसीज़ पर तनकीद सिर्फ कर रहे होते, आपके इंतखाब पर ना कर रहे होते। आज हम इंतखाब और पॉलिसीज़ दोनों पर तनकीद कर रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह वो हक़ाइक़ हैं जिन्हें छुपाया जाता है। लेकिन आप ये कहें कि जदीद पाकिस्तान, देयर इज़ नो जदीद पाकिस्तान, वेयर इज़ पाकिस्तान। आप जदीद की बात करिए, यहाँ पे पाकिस्तान हमें नज़र नहीं आ रहा। आपको यहाँ पर औरत कार्ड लोग प्ले करते हुए नज़र आते हैं, यहाँ पे मज़हब कार्ड है, यहाँ पर अदलिया कार्ड है, यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट कार्ड है, यहाँ पर इलाकाइयत का कार्ड है, यहाँ पर दहशतगर्दी का कार्ड है, यहाँ पर फॉर्म 47 वाला आपको बयानिया मिलेगा, यहाँ पर आपके ख़िलाफ़ एक पूरी चार्जशीट है। लेकिन आप कहें जदीद पाकिस्तान, देयर इज़ नो पाकिस्तान। द पाकिस्तान ऑफ कायद आज़म आपको नज़र नहीं आ रहा। ये कायद का पाकिस्तान नहीं था और ना है। कायद का पाकिस्तान वो है जिसमें लोग इंसाफ और कानून उसकी बालादस्ती हो, लेकिन यहाँ पर बालादस्ती का मामला है ही नहीं। यहाँ पर हुक्मरान ख़ानदानों का मामला है। जिस मुआशरे में आपके लीडर्स ये कहें ना कि हुक्मरान ख़ानदान, इट मीन्स कि आपने अपने आप को आम आदमी सेलेक्ट कर लिया, देन डोंट यूज़ दिस वर्ड। खादिम आला, आपकी बेटी, आपकी माँ, डोंट यूज़ दिस वर्ड्स। लोगों की भावनाओं के साथ खेलना बंद करें, क्योंकि जदीद पाकिस्तान, आई एम रियली सॉरी, देयर इज़ नो पाकिस्तान, दिस इज़ नॉट द कायद्स पाकिस्तान। ये जो पाकिस्तान जो है ये ख़ानदानों का पाकिस्तान है। ये उसका पाकिस्तान है जो अब पाकिस्तान में इक़्तिदार पे बैठा हुआ। ये आम आदमी का पाकिस्तान तो कभी हुआ ही नहीं। हम इन 80 सालों में आज तक इसके ऊपर कंसेंसस डेवलप नहीं कर सके कि यार ये पेपर है आईने पाकिस्तान, इसके ऊपर आपने अमल करना है। उसको बार बार तब्दील किया जाता है। देखें, कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीलियाँ होती हैं जदीद डेमोक्रेसी और तकाज़े पूरे करने के लिए, लेकिन यहाँ पर एक आइन आप उसके ऊपर अमल दरामद नहीं कर सके। पाकिस्तान के हर मसले का हल यहाँ पर शरीयत है जी। पाकिस्तान में इस्लाम का निफास, आपको हैरानगी होगी कि हम 1 मिनट में डेमोक्रेसी की बात करते हैं, दूसरी तरफ क्या होता है। मैं ये समझता हूँ कि ये वो डेमोक्रेसी है ही नहीं।
جس کی بنیاد کے اوپر آپ پاکستان یا دنیا کا کوئی بھی معاشرہ ہو نا اس کو آپ بہتر بنانے کی کوشش کریں، جہاں پہ عوام راج کرے گی خلق خدا. چونکہ ووٹ کی ہم نے نہ عزت دیکھی، نہ ووٹ کا تقدس دیکھا، اور نہ ہی ووٹ کی افادیت دیکھی. لوگ ووٹ ڈالتے ہیں، وہ نکلتا ہی نہیں ہے، اس کو چوری کر لیا جاتا ہے. تو پھر ایک ایسا نظام، اور اگر پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہو بھی جائیں، جب تک آپ پاکستان کی 25 کروڑ عوام کو باؤنڈ نہیں کریں گے کہ جاؤ جا کر سارے ووٹ ڈالو، یہ سرکار کسی طرح بھی یہ معاملات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوں گے. چونکہ دس از ناٹ دا ٹرو ڈیموکریسی. ڈیموکریسی یہ ہے کہ سارے مل کر ووٹ کرو، سارے بتاؤ کہ کس کی حکومت ہوگی. یہاں پہ 2 کروڑ لوگوں کے ووٹ سے اگر جنون انتخابات ہوں، حکومت کا انتخاب کر لیا جاتا ہے، تو باقی کہاں جائیں گے؟ 21 کروڑ 21 کروڑ کے اوپر 4 کروڑ کا یا 2 کروڑ کا فیصلہ مسلط کر دیا گیا. ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو ڈیموکریسی صحیح نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں، میرا یہ اپنا خیال بھی ہے اور یہ میرا ایمان بھی ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو اسلام کے ساتھ جوڑنا ہے، شریعت کے ساتھ جوڑنا ہے. آپ کے تمام مسائل حل ہوتے جائیں گے. ایران نے کر لیا، دیکھ لیں کہ ان کا سسٹم کولیپس نہیں کیا. لوگوں کی شہادتیں ہیں. تصور آپ کر سکتے ہیں کہ اتنی بڑی جنگ وہ جیت کر میدان میں کھڑے ہیں اور امریکہ کو راستہ نہیں مل رہا کہ ہم اپنے آپ کو کیسے بچائیں. دوستو آج کی اگر آپ خبر اٹھا کر دیکھیں ایران امریکہ تناظر کے اندر، وہ آپ کو کیا خبر بتا رہی ہے؟ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالیباف نے کہا کہ صدر ٹرمپ نے نئے اسلام آباد مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کر کے محور مزاحمت کو تسلیم کر لیا. کالیباف کے مطابق ٹرمپ نے لکھا تھا کہ ایران میں آب ہرمز کھول دیں گے. ایران سے متعلق بات پر میں نے مذاکرات کاروں سے کہا کہ ٹرمپ بیان واپس لیں. میں نے مذاکرات کاروں سے کہا کہ ٹرمپ نے بیان واپس نہ لیا تو ایران حملہ کرے گا، اور 58 منٹ بعد ہی ٹرمپ نے اپنے بیان کا دوسرا حصہ سوشل میڈیا پر سے ہٹا دیا. باقر کالیباف نے کہا کہ اسرائیل نے لبنان میں داہیہ پر حملہ کیا تو میں نے انتقامی کارروائی سے خبردار کیا تھا. پورے خطے کو نشانہ بنانے کی دھمکی پر اسرائیل دوبارہ حملے سے باز آئے. تو یہ وہاں کی ڈیولپمنٹس ہیں، اینڈ دس از آل ہیپننگ کہ ایک ایسی طاقت جو اپنے آپ کو دنیا کی سپر پاور پریزنٹ کرتی ہے، بٹ ہی از ناٹ اے سپر پاور. ناؤ امریکہ از ناٹ اے سپر پاور. پاکستان کے اس مذاکراتی عمل اور ثالثی کے کردار میں جہاں ایران کی جو پوزیشن ہے، جس طرح سے وہ رابطہ کاروں سے بات کر رہے ہیں، یہ نظر آ رہا ہے کہ سب اچھا نہیں ہے اور امریکہ کو پیچھے ہٹنا پڑا. محاذ ہیں، آبنا ہرمز ہے، نیا ہتھیار ہے، اکانومی کا پریشر ہے، تیل کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رئی ہیں، مڈل ایسٹ کے اندر مکمل تباہی آپ کو نظر آ رہی ہے، دوست دشمن میں بدل گئے. تو یہ وہ نقصان تھا جو ڈونلڈ ٹرمپ کی اب ایک لیگیسی کے طور پہ یاد رکھا جائے گا. اپنا خیال رکھیے گا. عرفان ہاشمی ٹاکس پہ آج انشاءاللہ ریگولر ہم ویڈیوز کا آغاز کر رہے ہیں، بہت ہی زبردست انداز میں. انشاءاللہ اس کو ضرور دیکھیے گا. اپنا خیال رکھیں. اللہ نے کے بعد.